हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का सेट नंबर 23 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमारे यूपीएसआई के सेट नंबर 1 से 22 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है, जहां से डाउनलोड करके आप लोग अपने आप से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं। इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन पे आपको अगर कोई डाउट है तो इसके कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, या तो हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है द परसिस्टेंट ऑफिशियल का, उस पे जाके अपना इशू आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। दोनों लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। यदि दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 11:9 है और उनके व्यास का अनुपात 6:11 है तो उनके आयतन का अनुपात कितना होगा। तो हम दोनों का आयतन निकाल लेते हैं। V1/V2 बराबर रेशियो पे चेक करते हैं। आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई r²h होता है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि उनके व्यास का अनुपात 6:11 है तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/2। व्यास जब 6 है तो बाई 2 हो गया, स्क्वायर होता है तो 6/2 और लगा दिया। और h की वैल्यू कितनी है, 11 है। ये अपना आ गया फर्स्ट का। सेकंड देखते हैं, 1/3 पाई r² पे कितना चला जाएगा, 11/2 गुणे 11/2 गुणे ऊंचाई अपनी 9 है। तो कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 11 से 11 कैंसिल हो गया। कितना आ गया अनुपात, 36/99। 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4/11। 4/11 ए अपना करेक्ट आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, मोहन और उसके 4 दोस्तों की औसत आयु 36 वर्ष है। मोहन अपने 4 दोस्तों की औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है। मोहन की आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। तो एलिगेशन हम लोग लगाते हैं, इसमें एलिगेशन लगा के चेक करते हैं। मोहन और उसके 4 दोस्तों की औसत आयु 36 है, मतलब रिजल्टेंट कितनी है, 36 है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, मोहन अपने 4 दोस्तों की औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है। तो अगर ये अपने मोहन को यहाँ पे लिख लें, मोहन को, और ये 1 है, इसके सामने कितना लिख जाएगा। अगर औसत क्या बोला है क्वेश्चन ने, मोहन अपने 4 दोस्तों की औसत आयु से 5 वर्ष बड़ा है। 4 दोस्त बचेंगे, अगर मोहन यहाँ पे 1 हो गए तो बाकी दोस्त कितने बचे, 4। अगर इन 4 दोस्तों का औसत x है तो मोहन का कितना है, x+5 क्वेश्चन ने बोला है। अब इस पे हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। तो ये जो 1 और 4 है इसका योग करेंगे, आया 5। और x+5 में जब x घटाएंगे वैल्यू कितनी आई, 5। तो 5 की वैल्यू 5 है तो 1 की वैल्यू 1। तो मतलब 36 पे इस पे इसको घटाएं या इस पे यहाँ पे चेक करें, वैल्यू कितनी आएगी। अगर 36 यहाँ पे है और इसमें 4 जोड़ेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 4 40। और 36 में 1 घटाएंगे यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 35। तो x की वैल्यू 35 है और x+5 की वैल्यू मतलब मोहन की वैल्यू 40 है। तो मोहन की आयु वर्षों में निकालना था, 40 अपना करेक्ट हो गया, 2 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर। यदि 280 का x% बराबर है 240 का 15% के, तो चेक करते हैं 280 का x% x/100 बराबर है 240 का 15/100 के, प्लस 310 का 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो x का मान निकालना है। x का मान हम लोग निकालते हैं, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गए, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गए, यहाँ से 5 से भाग देंगे, 5 6 30 आ गया, 5 2 10 आ गया। और कैंसिल करते हैं, यहाँ से आ गया 28x/10 बराबर, यहाँ से आ गया 3, यहाँ से आ गया 2 और यहाँ से 12। 12 36 प्लस 62। 28x/10 बराबर कितना आ गया, 6 2 8 6 3 9 98। तो x बराबर कितना आ गया, 98 गुणे 10/28। अब काटते हैं 7 से, 7 चौक 28 और 7 से 14 बार चला जाएगा, 140/4 आ गया। वैल्यू कितनी आ गई, 35। x की वैल्यू 35 आ गई, बी अपना करेक्ट हो गया, थर्ड का बी। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर। यदि प्रत्येक दिशा धारा के प्रतिकूल और अनुप्रवाह में दूरी 270 किलोमीटर है तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल यात्रा करने के लिए नाव द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात करना है। यदि नाव की गति, बोट की स्पीड कितनी है, 24 kmph की, और धारा की गति, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 21 kmph की, और डिस्टेंस कितनी है, 270। 270 डिस्टेंस अगर धारा के अनुकूल भी जाएं या धारा के प्रतिकूल भी जाएं, डिस्टेंस 270 दोनों पे कांस्टेंट है।
तो अब हम लोग टाइम, हमें यहाँ पे क्या चाहिए, कुल यात्रा करने के लिए नाव द्वारा लिया गया कुल समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले डिस्टेंस कितनी है, 270। इस पे अगर धारा के प्रतिकूल जाएंगे तो धारा के प्रतिकूल गए तो 24 - 21 हो जाएगी, बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, प्लस 270 अगर धारा के प्रतिकूल ना जाके इस बार अनुप्रवाह पे जाए, अनुकूल जाए, तो बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगी, तो 24 + 21 हो गया। सॉल्व करते हैं, 270/3 आ गया यहाँ पे प्लस 270/45। और सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से आ जाएगा 90, यहाँ से आ जाएगा 6, 96 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा 96। सी हो गया 4 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 41 पुस्तकों को क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसा करते हैं। 25 वस्तुओं का एसपी जो है वो बराबर है 41 पुस्तकों के सीपी के। हमने इक्वेशन पे सेट कर लिया। तो एसपी बाई सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, 41/25। अब हमें लाभ या हानि का निकालना है, कितनी है, तो 25 अगर अपना सीपी है और एसपी 41 है, तो बड़ा कितना, 16 को उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने से, सीपी अपना कितना 25 से, इंटू 100। वैल्यू कितनी आ गई, 64%। 64% उसे गेन हो गया। 5 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। यदि ए का वेतन बी की तुलना में 37% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। क्वेश्चन ने बोला है ए और बी दो लोग हैं, ए का वेतन बी की तुलना में 37% अधिक है। अगर बी 100 है तो ए 137 है। अब क्वेश्चन आएगा क्या बोला, तो बी का वेतन ए से कितने परसेंट कम है। ए से बोला है मतलब अपान पे 137 ए लिखा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला, बी का वेतन ए से किसके साथ लगा, ए के साथ, तो ए की वैल्यू नीचे लिखी जाएगी। और कितना कम है, 137 में 100 घटाएंगे 37 कम है, इंटू 100 परसेंटेज पे वैल्यू चाहिए। तो 137 से भाग देंगे 3700 का, कितनी आएगी वैल्यू, 13 से कितने बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26, 1 27, 10 में 4 गया 6 और 16 में 7 गया 9, 7 16 96 आ गया 0। अब 13 से कितने बार चला जाएगा, 13 7 91, 7 7 49 4 हासिल और 13 7 91 4 95, तो 27 दशमलव कुछ आएगा। डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है यदि उनकी कीमतें 3, 5 और 7 के अनुपात में, 3, 5 और 7 के अनुपात में है, और उनका औसत मूल्य कितना है, 16,875 है औसत मूल्य। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, 3 वस्तुएं मल्टीप्लाई बाई 3, ये अपनी आ गई टोटल वैल्यू। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य, सबसे सस्ती कौन सी है, 3 यूनिट वाली, तो 3 की वैल्यू पूछी है, 7 5 12 3 15, टोटल की वैल्यू क्वेश्चन ने दी है 16,875 गुणे 3। सॉल्व करते हैं, यहाँ से आ गया 5, इसको कैंसिल करते हैं, 5 3 15 और 5 3 15 और 3 18, 5 7 35 55 25। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 53 15 1 हासिल, 3 7 21 1 22 2 हासिल और 3 3 9 2 11 1 हासिल, 3 3 9 1 10, 10,125 अपना सी करेक्ट हो जाएगा, 7 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 25 संख्याओं का औसत 55 है, पहली 11 संख्याओं का औसत 51 है और अंतिम 10 संख्याओं का औसत 56 है। तो 25 संख्याएं अपनी टोटल थी और 11 संख्याओं का बताया गया है और 10 संख्याओं के बारे में बताया गया, तो बचेंगी कितनी, 4 संख्याएं। 25 में 11 और 10 घटाएंगे 4 संख्याएं बचेंगी। तो हम लोग पहले 4 संख्याओं का औसत निकालने की कितना होगा, निकालते हैं। 25 संख्याओं का औसत 55 है, 55 लिख लिया, ये टोटल 25 संख्याओं का औसत है। ठीक, अब 11 संख्याओं का औसत कितना है, 51, तो कितना कम है, -4, -4 11 संख्याओं पे एवरेज पे कम है। आगे देखते हैं 10 संख्याओं का औसत कितना है, 56, कितना ज़्यादा है, +1, और कितनी संख्याओं का, 10 संख्याओं का। ठीक है, अब 11 का मल्टीप्लाई इसमें करें कितना आएगा, -44, और जब 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा, +10। तो रिजल्टेंट अपना कितना कम है, -34। और इस पे अगर हम लोग, क्योंकि अपनी संख्याएं कितनी अब बची हैं, 4, 11 और 10 संख्याओं का काम हो चुका,
अब चार संख्याओं का औसत निकालना है, बची है चार संख्याएं, अब 5 पे 4 कर दिया, कितनी आ गई वैल्यू, माइनस का 8.5। अब माइनस का 8.5 इनका रेशियो इसके एवरेज पे आया है, तो हमारा जो एवरेज 55 था उसको अगर बैलेंस करना है तो हम लोग इस पे प्लस का 8.5 कर दें, तो कितना आ गया 0.536, 63.5 उन चार संख्याओं का एवरेज आ गया, चार संख्याओं का एवरेज 63.5 आ गया। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, 63.5 चार संख्याओं का औसत था। अब आगे क्या बोला है, 66 और 70 और दी गई 25 संख्याओं में से चार संख्याओं का औसत कितना है, तो चार संख्याओं का तो औसत ये वाला हमने लिख लिया। अब दो संख्या, इनका औसत कितना होगा, 66 और 70 का 68। अब इस पे एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया, तो इसका योग करेंगे कितना आएगा 3, और इस पे इसको माइनस अगर करेंगे कितनी वैल्यू आएगी 4.5, तो 3 की वैल्यू 4.5 है, तो 1 की वैल्यू 1.5, इस 1 की वैल्यू 1.5 है। तो जब 63.5 में 1.5 जोड़ेंगे, यहाँ मिडिल वाली वैल्यू कितनी आएगी 65। यही क्वेश्चन ने पूछा था, 8 का बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु 9:10 के अनुपात में, 11 वर्ष बाद यह अनुपात 10:11 हो जाएगा। शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु क्या है, तो अभी उनका अनुपात कितना है 9 और 10 का है, आज से 11 साल बाद उनका अनुपात 10 और 11 का हो जाएगा। इस पे देखते हैं 9 और 10, यहां से चेक करिए, 9 और 10 एक बढ़ा है, 10 और 11 एक बढ़ा है, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 11 वर्ष है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, शिव कुमार और दिलीप कुमार की वर्तमान आयु, ये वाली वैल्यू अपनी वर्तमान की थी, एक यूनिट की वैल्यू 11 तो 9 यूनिट की वैल्यू 99, और एक यूनिट की वैल्यू 11 तो 10 यूनिट की वैल्यू 110, 99 110 अपना डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है, यदि वे दोनों एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा चलते हैं तो वे 6 घंटे में मिलते हैं, लेकिन यदि वे समान दिशा में चलते हैं तो वे 6 घंटे में मिलते हैं। उनकी गति ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं, तो टाइम का रेशियो अपना कितना है, 2 घंटे में पहले मिलते थे, लेकिन बाद में वह समान दिशा में जब चले थे तो 6 घंटे में मिलते थे, तो टाइम का रेशियो 2:6 का है, मतलब 1:3 का है। तो डिस्टेंस ए और बी के बीच में कांस्टेंट है 120 किलोमीटर ये, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 3:1। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, उनकी गति ज्ञात करनी है, अलग अलग ए और बी की कितनी गति है, तो 3:1 के अनुपात में उनकी स्पीड का रेशियो है। अब अगर क्वेश्चन में पहले वाली लाइन से देखें, 120 किलोमीटर की दूरी है और अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 2 घंटे में मिलते हैं, तो 2 की या कितनी आ गई वैल्यू, अपान पे 2, 60 आ गई kmph उसकी स्पीड। तो जब ये अपनी क्या थी, ये वाली अपनी वैल्यू कौन सी थी, 2 जब अपना था टाइम लग रहा था ये वाला, मतलब उसके विपरीत दिशा में चल रहे, तो विपरीत दिशा में चलने वाली स्पीड अपनी 60 आई, तो 3 की वैल्यू 60 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 की वैल्यू 60 आएगी, तो 1 की वैल्यू 20। अब जब ये 60 आया, ये क्या है, ये वैल्यू आई है a प्लस बी की, और ये वाली वैल्यू आई है a माइनस बी की। तो अगर हमें इसमें a निकालना हो तो क्या करते हैं, 60 प्लस 20 80 आए, 80/2 वैल्यू आ गई 40। जब b निकालते हैं तब क्या करते हैं, 60 में 20 घटाया या 40, 40/2 किया 20। a और b की स्पीड हमें मालूम चल गई 40 और 20, 40 और 20 ए ऑप्शन में इनकरेक्ट है, तो इस वजह से हम लोग इसी को मान सकते हैं, इसको 40 और 20 लिख देते हैं इसको काट के। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर, हमें 7 और 9 में से प्रत्येक में कितना जोड़ना चाहिए ताकि वे संख्याओं का अनुपात 13 और 14 का हो जाए। तो 7 में क्या जोड़े, हमने मान लिया x, और 9 में वही संख्या जोड़नी है, x जोड़ दिया, बराबर कितने के हो जाएगा 13/14 के। तो 14 7 98 प्लस 14x बराबर 13 नहीं है 117 प्लस 13x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 17 2 19, x की वैल्यू 19 आ गई, 11 का ए करेक्ट हो गया। 12 नंबर देखते हैं, अमित 2 गाड़ियां लेकर आया, फिर उसने पहली कार को 10% लाभ पर और दूसरी कार को 25% लाभ पर बेच दिया। दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो दोनों कारों का कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत लगभग क्या है।
तो हम एक तरफ लिख लेते हैं सीपी, एक तरफ लिख लेते हैं एसपी। अब पहले वाले पे देखते हैं, 2 गाड़ियां लेके आया था, तो फिर उसने पहली कार को 10% लाभ पर बेचा। अगर उसका सीपी 100x रहा होगा पहली का, तो एसपी कितना 10% लाभ के बाद 110x। दूसरे पे अब हम लोग चलते हैं, दूसरी कार को 25% लाभ पर बेचा। अगर दूसरी का सीपी 100y रहा होगा, तो एसपी उसका कितना हो जाएगा 125y। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% अधिक है। तो दूसरी कार का विक्रय मूल्य कितना है 125y। पहली कार का विक्रय मूल्य कितना है 110x। इससे कितना अधिक है 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, मतलब 25% अधिक है 5/4। तो यहाँ से x अपान वाई की वैल्यू निकालने कितनी आएगी, 5 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 25, और 2 से काटेंगे यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे आ गया 55। फिर 5 से काटते हैं, यहाँ पे आ गया 11 है, यहाँ पे आ गया 5। तो x अपान वाई की वैल्यू कितनी आ गई 11। x अपान वाई की वैल्यू आ गई 10/11। 10/11 आ गई x अपान वाई की वैल्यू। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि दोनों कारों का कुल मिलाकर लाभ प्रतिशत क्या है। हम लोग इसको भी निकालते हैं, कितना आएगा सीपी अपना कितना, x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 11। तो हम लोग सीपी पहले निकालते हैं, सीपी कितना आ जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं x और y की वैल्यू, तो कितनी आ जाएगी 100 और 110, मतलब 2100 हो जाएगी सीपी की वैल्यू। और एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जब x की वैल्यू 100 पुट करेंगे तो 1100 आ गया, यहाँ पे जब 11 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7 और 3 कितना 2475 आ गया। 1100 जोड़ के 375 का प्रॉफिट हुआ कितने से 2100 से, इंटू 100। अब हम लोग 21 से भाग देते हैं 375 को, तो 21 से 375 का भाग देंगे, अपना आंसर निकल आएगा। तो भाग दे के चेक करते हैं, 21 से भाग देना है 375 को, भाग देते हैं। एक बार गया 21 आया, 7 में 1 गया 6, 3 में 2 गया 1, 5 बार। अब कितने बार चला जाएगा 7 बार, 7 7 दूने 14, 15 में 7 गया 8, और 5 में 4 गया 1। अब आ गया 0, यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। कितने बार जाएगा 8 बार लगभग जाएगा, तो अपना ए करेक्ट हो जाएगा 12 का 1। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में 3 गुना होती है। 8 वर्षों में कितनी होती है, कोई राशि अपने से एक अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 गुना हो जा रही है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, कितने और वर्षों में यह राशि स्वयं का 243 गुना हो जाएगी। ईयर जो अपने होते हैं, क्या क्वेश्चन ने बोला है 8 ईयर में 3 गुना हो रही है। तो जो अपने ईयर होते हैं वो एपी पे चलते हैं, और जो अपनी वैल्यू होती है राशि की वो जीपी पे चलती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। तो 8 ईयर पे 3 गुना हो जा रही थी, तो 243 गुना होना है, मतलब 3 की पावर कितनी होनी है 5, 3 की पावर 5 होनी है। तो यहाँ पे यहाँ 8 की पावर 5 नहीं होगी, इस पे सिंपली 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा 40। 40 साल बाद 3 की पावर 5 243 हो जाएगी। क्वेश्चन ने क्या बोला कितने और वर्षों में, तो पहले 8 वर्षों में 3 गुना हो गई थी, और आगे पूछा कितने और वर्षों में 40 गुना हो जाएगी, कितने और वर्षों में 243 गुना हो जाएगी। तो 40 वर्षों में टोटल होनी थी, एक से 243 होने पे इतना टाइम लगा था। तो पहले तो अपनी 3 गुना हो गई थी ना 8 सालों में, तो हम लोग 8 साल उससे माइनस कर देते हैं, कितने और साल लगेंगे 32 साल। डी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 में है। यदि मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर पानी से बदल दिया जाए, जिसके फलस्वरूप दूध की सांद्रता 10% कम हो जाती है, परिणामी मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे दूध की सांद्रता घटकर 50% हो जाए। चेक करते हैं, पहले अपने क्या था, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है, और इसमें पानी से बदलना है, मतलब दूध पे कोई इंपैक्ट नहीं डालना है। तो हम लोग लिखते हैं 7/3। अगर जैसे ये अपना है 7:3 है मिल्क और वाटर का रेशियो, तो हमने 7x और 3x मान लिया, 7x और 3x मान लिया, तो 7x अपना मिल्क हो गया, और टोटल कितना हो गया 10x। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि मिश्रण में से 10 लीटर निकालना है, तो मिश्रण अपना टोटल कितना है 10x,
10x से 10 लीटर निकाल लिया। अब क्या क्वेश्चन ने बोला, निकाल लिया 10 लीटर, फिर पानी से बदल दिया गया है, मतलब अब इसमें 10x माइनस 10 पे 10 लीटर और डाल दिया गया, तो टोटल अपना कितना हो गया, फिर से 10x हो गया, क्योंकि -10 + 10 कट गया, 10x हो गया। अब ये किसके बराबर हो गया, जिसके फलस्वरूप दूध की सांद्रता 10% कम हो जाती है। पहले 7:3 था, मतलब 70% था, टोटल 10 है और है मिल्क कितना 7, तो मतलब 70% था। अब सांद्रता 10% कम हो जाती है, मतलब अब 60% बचती है। तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/5। मतलब टोटल में से 5 में उसके कितने अब हैं, 3 है, 3 उसका मिल्क बचा है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x से x कैंसिल हो गया, 10 से ये कैंसिल हो गए। अब कितनी वैल्यू आएगी, 5 से इसको अगर कैंसिल करें यहाँ पे 2 आ गया, तो 7x - 1/x बराबर वैल्यू आ गई 6। तो 7x - 7 बराबर आ गई 6x। तो x बराबर कितना आ गया 7, x बराबर आ गया 7। x की वैल्यू हमें 7 मालूम चल गई, तो हम लोग इस पे पुट कर देते हैं। यहाँ से आ गया 49, यहाँ से आ गया 21। ये अपना पहले था मिश्रण 49 और 21 पे। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि परिणामी मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए। परिणामी मिश्रण में मिलाना है, ना कि पुराने वाले पे मिलाना है। तो परिणामी मिश्रण क्या था, 10% की सांद्रता कम हो रही थी, मतलब 60% वाटर था। तो परिणामी मिश्रण पे अगर अपना टोटल कितना आ गया 49 और 21 70, उसके पास 70 लीटर पहले मिश्रण था, उससे 10 लीटर निकाला, फिर पानी भी तो 10 लीटर डाल दिया, मतलब अभी भी उसके पास 70 लीटर मिश्रण है। अब अगर 70 लीटर मिश्रण है जिसमें 60% दूध है, तो दूध कितना आ गया, 70 का 60% 42 दूध आ गया परिणामी मिश्रण में। ये जब हम लोगों ने मिला दिया उसके बाद की बात बता रहे हैं, पहले तो ऐसा था 49 और 21, बाद में कितना परिणामी, जब 60% मिल्क बचा तो 42 मिल्क आ गया, वाटर कितना आ गया 28। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए जिससे दूध की सांद्रता घटकर 50% हो जाए। 50% हो जाए मतलब मिल्क अगर 42 है तो वाटर भी 42 हो जाए, तभी तो 50% होगा, 1/1 का रेशियो होगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, +14 बढ़ाना पड़ेगा। यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का सी। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पे आप लोग कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं ये बता दें। पहले तो आप लोग सांद्रता 10% से कम हो गई, तो आप लोग यहाँ से 10% से कम कर सकते हैं कि 70% पहले थी, उसका 10% से कम कर दें तो 63% बची। यहाँ पे एक गलती हो सकती है। दूसरी गलती यहाँ पे हो सकती है कि परिणामी मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, आप लोग पहले वाले मिश्रण पे मिला सकते हैं, जबकि क्वेश्चन ने क्या बोला है परिणामी मिश्रण बाद वाले मिश्रण पे 42 और 28 पे कितना मिलाया जाए। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको आप लोग बार बार देखना और कायदे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। दो संख्याओं का योग 288 है, ठीक, और उनका महत्तम समापवर्त 16। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो अगर दो संख्याओं का योग 2288 है और उनका महत्तम समापवर्त 16 है, तो हमने संख्या मान ली x और y, और उनका महत्तम समापवर्त 16 है, तो ये एक संख्या हो गई 16x, दूसरी हमने 16y मान ली। ये अपनी संख्या हमने मान ली 16x और 16y। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, 16x + 16y की वैल्यू है 288। तो x + y की वैल्यू कितनी आ गई, 16, 1 और 8। x + y की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें इसके जोड़े चेक करने हैं, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। या तो हम लोग x की वैल्यू 1 रखते हैं और y की वैल्यू 17 रख दें, तब भी अपना एचसीएफ पे कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा, 16 ही बना रहेगा। अगर हमने 2 और 16 रख दिया तो एचसीएफ में यहाँ से 2 उठेगा और यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ से 2 दोनों से उठ के 1 2 मल्टीप्लाई एचसीएफ पे चला जाएगा, मतलब 62 हो जाएगा। तो ये अपना नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम लोगों को जोड़ा बनाना है जिसपे कोई कॉमन ना मिले। तो 2 और 16 पे कॉमन मिल जाएगा। अब 5 और 13 पे कॉमन नहीं मिलेगा, और फिर 7 और 11 पे कॉमन नहीं मिलेगा। इसके बाद मिडिल वैल्यू आ जाएगी, तो उस पर फिर इसी के जोड़े, इसी की 11 और 7, 13 5 और 17 1 मिलते चले जाएंगे। तो हमें जोड़ा चाहिए, तो 1 2 3 जोड़े मिलेंगे। ये वाला तो अपना है नहीं, 3 अपना करेक्ट आंसर हो गया 15 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। एक सोना 3 भागों में टूट गया, 2 भागों के भार का अनुपात 2:3 है। 3 भागों में नहीं टूटे, 2 भागों में टूटे, क्योंकि 2 भागों का भार का अनुपात दिया, तो यहाँ पे प्रिंट में कुछ दिक्कत आ गई है। तो यहाँ 2 भागों में टूट गया, हम लोग मान लेते हैं 2 भागों में टूट गया, तो 2 भागों का भार 2:3 है।
सोने की कीमत सीधे उनके वर्ग भार के समानुपाती होती है। यदि सोना तोड़ने पर 24,000 रुपए का नुकसान होता है तो सोने की शुरुआती कीमत क्या थी। तो अगर अब दो भार, जैसे फर्स्ट है और ये सेकंड है, अब कितने का अनुपात है, 2:3 का है, तो टोटल कितना रहा होगा, टूटने के बाद 2:3 और टोटल 5 रहा होगा। क्वेश्चन ने क्या बोला है, सोने की कीमत सीधे उनके वर्ग भार के समानुपाती होती। वर्ग भार मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 9 और इसका स्क्वायर करेंगे 25। तो पहले तो हम जब टूटा था 2:3 पे, तो वो तो टोटल के वैल्यू के बराबर था उसका भार, लेकिन जब उसकी कीमत हम लोग चेक किए तो कीमत टोटल की तो 25 आ रही थी, जब टूटा नहीं था तब 25 आ रही थी, लेकिन जब टूट गया तो 4 और 9 13 आ रही थी। तो 13 और 25 पे कितने का डिफरेंस आया, 12 का नुकसान हुआ, और जो नुकसान हुआ उसकी वैल्यू 24,000 क्वेश्चन ने दी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो सोने की शुरुआती कीमत क्या थी, शुरुआती कीमत हमें पता लगानी है, 25 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये अपनी कीमत थी और ये अपना उसका भार था। तो 25 उसकी कीमत थी, तो 25 गुणे एक यूनिट की वैल्यू 2,000 है, 2,000 कर देते हैं, कितनी वैल्यू आ गई, 50,000। 16 का डी करेक्ट हो गया। 17 नंबर देखते हैं। ज्योति एक काम का 3/4 हिस्सा 12 दिनों में कर सकती है। अगर ज्योति जो है वो 3/4 हिस्सा कितने दिनों में कर रही, 12 दिनों में, 12 डेज पे, तो टोटल काम अपना एक कितने दिनों में करेगी, 12 गुणे 4/3, कितना आ गया, 16 दिनों में। 16 दिनों में ज्योति काम पूरा कंप्लीट करेगी। अब आगे क्या बोला है, माला ज्योति से 2 गुना अधिक कुशल है। तो अगर माला लिखें एक तरफ ज्योति लिखें तो माला 2 गुना कुशल है, यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो अगर बनाए तो माला ज्योति से 2 गुना अधिक कुशल है, 2 गुना कुशल है, तो 2 और ये 1 आ गया। अब क्वेश्चन क्या, माला कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगी। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो जो टाइम लगेगा उसका रेशियो 1:2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, माला कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, और जो 16 डेज आए अपनी 2 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 डेज। अपना करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 का बी। 18 नंबर देखते हैं। यदि 17 परिणामों का औसत 111 है, उनमें से पहले 9 का औसत 121 है और अंतिम 9 का औसत 103 है, तो 9वां परिणाम क्या होगा, चेक करते हैं कितना होगा। 17 परिणामों का औसत कितना है, 111 है, उनमें से 9 औसत, उसमें से पहले 9 का औसत 121 है, 9 का औसत कितना है, 121 है, और बाद में 9 का कितना है, अंतिम 9 का 103 है। कितने का इस पे कितना, इससे 111 अपना औसत था, लेकिन पहले 9 का कितना था, 121, तो कितना ज़्यादा है, 10 यूनिट ज़्यादा है, और यहाँ से कितना कम है, 111 से 103 8 यूनिट कम है, माइनस का 8 कर दिया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, अगर यहाँ से 9 का मल्टीप्लाई पूरी संख्याओं, जितनी संख्या थी उससे मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, 90, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया, माइनस का 72, और रिजल्टेंट अपना कितना आ गया, प्लस का 90 माइनस का 72, रिजल्टेंट आ गया 18, रिजल्टेंट आ गया 18। तो अपना क्या पूछा, 9वीं संख्या का परिणाम क्या होगा, तो टोटल पहले औसत अपना कितना था, 111, और जो ये 18 आया इसको हम लोग इस पे जोड़ देते हैं, प्लस का 18 बराबर करने के लिए 8 1 9 2 129 9वीं संख्या का परिणाम होगा, परिणाम होगा 129, ऑप्शन पे है नहीं तो अपना इसको 129 कर लेते हैं, ऑप्शन अपना सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं। में कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, 8 से विभाज्य संख्या जो नहीं है उसको निकालना है। तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कट जाती है, तो हम लोग चेक करते हैं 9 8 4, 8 से कैंसिल करते हैं, 8 1 आएगा, और 8 2 16, 8 3 24, ये कट जाएगी। फिर 9 9 2 को चेक करते हैं, कितनी आएगी वैल्यू, 1 आ गया, यहाँ से 8 से कैंसिल करते हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 8 6 32, 4 आ गया, ये भी कट गई। अब चेक करते हैं 9 9 8 को, अपॉन 8 से 1 आ गया, 8 2 16, ये नहीं कटेगी। फिर 9 9 2 को चेक करते हैं 8 से, यहाँ 1 2 और 3 आ गया, ये अपनी कट जाएगी। तो अपनी कौन सी संख्या नहीं कटी है, सी नंबर नहीं कटी है, यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति साधारण ब्याज की समान दर से 3 वर्षों के लिए 400 रुपये, और हमें क्या निकालना है लास्ट में, प्रतिवर्ष ब्याज दर निकालनी है, तो हमें PRT/100 लगाना पड़ेगा।
अब हम लोग पहले पे चेक करते हैं। पहले पे क्या है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 400 रुपये। तो मूलधन अपना कितना है, 400 रुपये। रेट हमें नहीं पता है, टाइम पता है अपना 3 वर्षों के लिए, अपॉन 100 कर दिया। प्लस सेकेंड वाले पे चलते हैं, 6 वर्षों के लिए 300 रुपये, तो 300 गुणे आर गुणे 6/100। अब तीसरे पे चलते हैं, 4 वर्षों के लिए 1300, तो 1300 रुपये आर इंटू 4 वर्षों के लिए अपॉन 100। इसकी वैल्यू टोटल ब्याज कितने के बराबर है, 1230 रुपये के, 1230 के बराबर कर दिया। इस ये कैंसिल होगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल होगा, 4 × 12R प्लस 18R प्लस 52R बराबर आ गया 1230 के। तो ये टोटल जुड़ के कितना आ गया, 82R बराबर आ गया 1230 के। तो R की वैल्यू कितनी आ गई, R बराबर कितना आ गया, 1230/82। अगर इससे इसको कैंसिल करें, 10 को भी लिखा रहने देते हैं, तो 3/2 आएगा, और फिर 10 का 0 लिख दिया, कितनी वैल्यू आ गई, 15%। करेक्ट आंसर अपना ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। किस अनुपात में 18 रुपये प्रति किलो चावल को 25 रुपये प्रति किलो चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रित चावल दर 20 रुपये हो जाए। एलिगेशन लग जाएगा, क्योंकि पहले एक इंडिविजुअल वैल्यू फिर एक इंडिविजुअल वैल्यू और दोनों मिलाकर उनकी वैल्यू दी हुई है। तो मिडिल वाली अपनी कितनी है, मिलाकर वैल्यू जो दी है 20, पहले कितनी थी 18, बाद में कितनी है 25। एलिगेशन लगाते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना है 5, 5:2, उनका करेक्ट आंसर आ जाएगा 21 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। 3 पुरुषों ए, बी और सी का औसत वजन 84 किग्रा है, ठीक है। एक अन्य व्यक्ति डी समूह में शामिल हो जाता है और औसत अब 80 किलो हो जाता है। चलिए देखते हैं। तो जब ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना था 84, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 लोग थे तो इतनी वैल्यू हो जाएगी टोटल। 3 × 12 कैंसिल, 3 × 24 = 25, 252 आ गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, एक अन्य व्यक्ति डी शामिल हो जाता है तो उसका औसत अब 80 kg हो जाता है, पूरा औसत 80 kg हो जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 80 किलो औसत। तो 4 लोग अब हैं, तो कितना आ गया 320। तो इन दोनों से ही हम लोग चेक करके डी की वैल्यू तो अभी निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, इस पे इसको माइनस कर देते हैं, डी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 48 ऊपर से 20 नीचे, 68 आ गया डी की वैल्यू। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किग्रा अधिक है, तो ई का वजन कितना है, 3 किग्रा अधिक है डी से, तो 71 आ गया। ए की जगह लेता है तो बी सी डी और ई का औसत भार 79 kg हो जाता है। तो ए का भार निकालना है। तो अब जैसा क्वेश्चन ने बोला है वैसा करते हैं। क्या क्वेश्चन ने बोला, यदि एक अन्य व्यक्ति ई जिसका वजन डी से 3 किग्रा अधिक है, ठीक है, ए की जगह ले लेता है। अब ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ गया है ई, और ई की वैल्यू कितनी पहले हम लोग लिख लेते हैं, ई है, अब ए गायब हो गया। और तो बी सी डी और ई का औसत, बी प्लस सी प्लस डी का औसत कितना हो जाता है 79, 4 लोग हैं इंटू 4 कर दिया, ये आ गई इनकी टोटल वैल्यू। तो ई की वैल्यू हम लोग इस पे पुट कर सकते हैं 71। अब बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 4 ने 36, 3 असील, 4 7 28, 3 31 और माइनस 71। ई को उधर भेज देंगे, कितनी आ गई वैल्यू, 6 में गया 5, 11 में 7 गया 4, 245 आ गई बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू। और जब यहाँ पे हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे देखते हैं तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ए की वैल्यू कितनी थी 320, और बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी है 245। हम लोग बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ए की वैल्यू निकल आएगी। ए की वैल्यू कितनी आएगी 320 माइनस 245, कितनी आ गई वैल्यू 45, 55 और 20 75। ए की वैल्यू कितनी आ गई 75, 75 kg का ए रहा होगा। 23 देखते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो वे 6 घंटे में मिलते हैं। यदि ए अपनी वास्तविक गति से 2/3 भाग पर चलता है और बी अपनी गति से 2 गुना पर चलता है तो वे 5 घंटे में मिलते हैं। तो हम लोग पहले एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर, ठीक है। जब वे विपरीत दिशा में चलते हैं तो 6 घंटे लगते हैं। तो हम लोग पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। अगर ए और बी बीच की दूरी 60 किलोमीटर है और 6 घंटा में कवर करते हैं तो स्पीड कितनी आ गई 10। तो हमने मान लिया ए प्लस बी, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जुड़ेंगी ए प्लस बी की वैल्यू 10 kmph आएगी, kmph। अब आगे क्या बोला,
यदि ए अपनी वास्तविक गति के 2/3 भाग पर चलता है, ए अब ए से नहीं चलेगा, ए के 2/3 भाग से चल रहा है, ठीक है, और बी अपनी गति से 2/3 गुना पर चलता है और अभी भी वो विपरीत दिशा में ही चल रहा है मतलब जुड़ेंगी, और बी अपनी गति के 2 गुने पर चलता है मतलब 2b पर चलता है। तो आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, दुगुना पर चलता है तो वे 5 घंटे में मिलते हैं, 5 घंटे में मिलते हैं मतलब 60 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में कवर करते हैं, 12 kmph है इसकी वैल्यू, kmph है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो अगर b की वैल्यू यहाँ पे 10 माइनस a इस वाली पे पुट कर दें तो 2a/3 प्लस b की वैल्यू 10 माइनस a पुट करेंगे तो 20 माइनस 2a आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 12 के। तो 2a इस वाले को a वाले को पहले सॉल्व करते हैं, 3 नीचे आ गया एलसीएम, 2a माइनस 6a आ गया यहाँ पे, बराबर हो जाएगा माइनस का 8। अब आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का 4a/3 बराबर आ गया 8 माइनस का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 4 से 2 आ गए, a की वैल्यू कितनी आ गई 6, a की वैल्यू 6 आ गई, और जब इस वाले पे पुट करेंगे a की वैल्यू 6 तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, d अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, चावल की कीमत में 12.5% की कमी हुई और फिर 28.56% की वृद्धि हुई, लेकिन अब एक व्यक्ति चावल खरीदने पर 35% अधिक खर्च करता है, उसके उपभोग में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात करना है। निकालते हैं, तो चावल की कीमत 12.5% से कम हुई, तो पहले तो ये देखते हैं एक्सपेंडिचर व्यय बराबर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, इसी का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या हुआ, चावल की कीमत 12.5% की कमी है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, मतलब कोई चीज 7/8 हो गई है, ठीक है। प्राइस पे ये बताया गया तो प्राइस की जगह 7/8 लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, और फिर 28.56% की वृद्धि हुई और फिर 28.56% की वृद्धि हुई, तो 28.56 फ्रैक्शन वैल्यू 2/7 होता है, मतलब वह वस्तु 9/7 हो गई, फिर बढ़ गई है उसकी कीमत, तो 9/7 अभी हम लोग प्राइस पे ही वर्क कर रहे हैं। अभी ये इतना अपना प्राइस है, अभी क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर नहीं लिखा है। अब आगे देखते हैं, लेकिन अब एक व्यक्ति चावल खरीदने पर 35% अधिक खर्च करता है, तो अगर 100 से 135 35% अधिक खर्च करता है तो 100 से 135 खर्च करने लगा, इनटू क्वांटिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ गया। अगर 2 से काटेंगे या 4 से काटें, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, 9 से काटेंगे यहाँ पे 3, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 6/5। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, उसके उपभोग में परसेंटेज परिवर्तन कितना है, तो पहले अगर 5 रहा होगा तो अब 6 हो गया, 1 यूनिट बढ़ा है कितने से 5 से, इंटू 100, कितनी आ गई वैल्यू 20%। यही अपना बी करेक्ट आंसर हो गया 24 का बी। तो इस वाले क्वेश्चन में केवल ये इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी, बस इसी का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 25, श्रीमान शर्मा, श्रीमान गुप्ता और श्रीमान सिन्हा किसी व्यवसाय में क्रमशः इतने इतने रुपए निवेश करते हैं, तो क्या प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम। अब इस फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। कैसे, पहले क्या था, 4000, 8000 और 6000 रुपए निवेशित करते हैं, 4000 इन्वेस्टमेंट अभी हम लोग चेक करना है, 4000 है, फिर 8000 है और फिर 6000 है, ठीक है। इनका रेशियो कितने का आ गया, 2, 4 और 3 का रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, 6 महीने बाद श्री शर्मा व्यवसाय को छोड़ देते हैं, 6 महीने बाद श्री शर्मा व्यवसाय को छोड़ देते हैं, तो श्री शर्मा अपने कौन है, ये हैं, ये शर्मा जी हैं, ये गुप्ता जी हैं और ये सिन्हा जी हैं, सिन्हा जी हैं। तो अगर 6 महीने बाद कौन छोड़ रहा है, शर्मा जी व्यवसाय को छोड़ देते हैं, तो शर्मा जी केवल अपना रुपए 6 महीने तक लगाए होंगे। यदि 8 महीने बाद 34,000 रुपए का लाभ हुआ तो गुप्ता जी अपना टोटल 8 महीने तक लगाए हैं और सिन्हा जी 8 महीने तक। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं, 6 दूना 12 आ गया, 6 दूना 12, ये तो अपना टाइम का रेशियो, देखिए प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 243 आ गया था, हम लोगों ने टाइम का इस पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपना अब जो रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ से ये आएगा अपना प्रॉफिट का रेशियो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम हम लोगों ने कर दिया, तो प्रॉफिट कितना आ गया 12:32:24 के अनुपात में।
अब 4 से हम लोग इसको कैंसिल करें, यहाँ 3, यहाँ 8 और यहाँ पे 6। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, 8 महीने बाद 34,000 का टोटल लाभ हुआ है और श्रीमान गुप्ता का हिस्सा कितना है, गुप्ता जी का हिस्सा अपना 8 था। 8 की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है और टोटल 8 6 14 3 17 की वैल्यू 34,000 दी है। 17 से इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ से आ गया 2,000, तो 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 16,000। 16,000 अपना करेक्ट आंसर आ गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। एक व्यापारी खरीद मूल्य पर लाभ के प्रतिशत की गणना करता है और दूसरा विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। जब उनके विक्रय मूल्य समान होते हैं तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 होता है और दोनों 20% लाभ अर्जित करने का दावा करते हैं। ठीक है, तो पहले सीपी और एसपी हम लोग चेक करते हैं क्या है। क्वेश्चन ने क्या बोला, एक लोग तो अपने लाभ के प्रतिशत की गणना सीपी पर कर रहे हैं और दूसरे विक्रय मूल्य पर कर रहे हैं। और क्वेश्चन ने क्या बोला, जबकि उनके विक्रय मूल्य समान होते हैं। तो पहले को अगर हमने मान लिया 100 रुपये सीपी था और 20% का लाभ दोनों अर्जित कर रहे हैं, तो ये कितने का लाभ हो गया, एसपी कितना हो गया, 120 का। और दोनों के क्या एसपी दोनों के समान है, तो इसका भी एसपी 120 ही रहेगा। लेकिन 120 जो वैल्यू है वो क्वेश्चन ने क्या बोला था, दूसरे ने लाभ की गणना अपने विक्रय मूल्य पर की है। तो 120 जो वैल्यू है इसका 20% करते हैं, कितना आएगा, 20% किया कितना आ गया, 24। मतलब ये अपना आ गया प्रॉफिट, ये आ गया अपना सीपी, तो ये आ गया अपना एसपी 120, प्रॉफिट अपना 24 है, तो सीपी कितना होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट करते हैं, 96 आ गया। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, तो उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 होता है और दोनों 20% का लाभ अर्जित करते हैं, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या है। यहां से लाभ कितना हो रहा था, 20 यूनिट का, यहां से लाभ कितना हो रहा था, 24 यूनिट का। तो 24 और 20 यूनिट में डिफरेंस हमारे कारण कितने का है, 4 का। इसकी वैल्यू क्वेश्चन ने कितनी दी है, 85 का अंतर है क्वेश्चन ने बोला है। तो पूछा क्या है, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है, मतलब 120 की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है। तो जो पूछा गया ऊपर बताया गया नीचे इंटू वैल्यू 85, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 30 का मल्टीप्लाई 85 पे करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 5 24 1 25 52503 अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही हैं। तेज गति धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती है। तेज ट्रेन की लंबाई क्या है। तो अगर ये धीमे चलने वाली, ये स्लो चलने वाली हमने मान लिया ट्रेन है, तो यहाँ पे अगर स्लो ट्रेन को पार करना है तेज वाली को, तो तेज वाली की पूरी लेंथ हमने x मान ली। तो जब ये स्लो वाली से मान लो यहाँ पे मिली इस जगह, और जब ये पूरी कर जाएगी, x दूरी अपनी चल जाएगी, तभी तो ट्रेन पूरी पार कर पाएगी इसको। तो तेज ट्रेन की लंबाई निकालनी है, हम लोग निकालते हैं। कैसे आएगी वैल्यू, दो रेलगाड़ियां समान दिशा में 72 और 36 की, अगर समान दिशा में चल रही तो उनकी रिलेटिव स्पीड निगेटिव हो जाएगी, बीच में माइनस लग जाता है। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, तेज गति धीमी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को 5 सेकंड में पार करती। अगर ये व्यक्ति यहाँ पे बैठा था तो इससे जब यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, तो ये वाली x जो अपनी लेंथ थी इस ट्रेन की, ये जब पूरी x दूरी अपनी तय कर जाएगी तब उस व्यक्ति को मालूम चलेगा कि वह ट्रेन पार कर चुकी है तेज गति वाली। तो आगे हम लोग चेक करते हैं, तो तेज गति वाली ट्रेन की लेंथ कितनी है, x डिस्टेंस कवर करनी है, और 72 माइनस 36 कितनी आ गया, 36 की स्पीड से इंटू 5/18 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमें सेकंड पे टाइम दिया है, कितना है सेकंड पे टाइम, 5 सेकंड। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आ गया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। करेक्ट आंसर अपना कौन सा है, सी, 27 का सी। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। ए और बी के प्रदर्शन का अनुपात 6:11 है, मतलब ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो 6:11 है। यदि ए किसी कार्य को करने के लिए बी से 35 दिन अधिक लेता, अगर एफिशिएंसी का रेशियो 6:11 है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वह 11:6 होगा। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला था कि ए किसी कार्य को करने के लिए बी से 35 दिन अधिक लेता है। हमारे अकॉर्डिंग कितने यूनिट अधिक ले रहा है, 5 यूनिट, और क्वेश्चन ने जो दिया है वो 35 दिन दिया है, 35 डेज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डेज। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, तो बी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। बी कितने यूनिट है, 6, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 6 × 7 42 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, 28 का सी।
नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर, संख्या 72 के सम गुणकों की संख्या क्या है। तो संख्या 72 के पहले तो हम लोग फैक्टर निकालते हैं, कितने होते हैं 8 नहीं 72, तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2। अब हमें क्या मुझे सम गुणकों की संख्या, मतलब सम हमें बनाने के लिए हमेशा 2 रख लेते हैं एक तरफ और 2 की पावर 2 यहाँ लिख लेते हैं, 3 की पावर 2 लिख लेते हैं। तो अगर हम लोग हर जो फैक्टर आएंगे सम गुणकों की संख्या निकालनी है, हर में अगर 2 सम में रहेगा, सब फैक्टर पे 2 रहेगा तभी तो वह सम बनेगा। तो बाकी का हम लोग चेक कर लेते हैं, 2 की पावर 2 है मतलब 2 + 1 3, और 3 की पावर 2 है, 2 + 1 3, वैल्यू कितनी आ गई 9। करेक्ट आंसर अपना ए हो गया, 29 का ए। 30 नंबर देखते हैं, अंजू ने 3 टीवी इतने रुपए में खरीदी हैं, ठीक है, खरीदी नहीं सॉरी बेचे हैं, ठीक। पहले टीवी पर उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है और दूसरे पर उसे 25% लाभ प्राप्त होता है, पूरे लेन देन में 5% की हानि होती है। तो ज्ञात कीजिए कि तीसरे टीवी का क्रय मूल्य कितना था। तो एक तरफ हम लोगों ने लिख लिया सीपी, एक तरफ लिख लिया एसपी। तो पहले क्या था, पहले का टीवी का कितना था 12,000 रुपये एसपी था, दूसरे कितना था 15,000 रुपये, तीसरे कितना था 11,000 रुपये। अब हम लोग सीपी निकालते हैं, कैसे पहुंचेंगे सीपी में, पहले टीवी पर 20% का लाभ हुआ, मतलब ये 10,000 की रही होगी, 10,000 का 20% करेंगे 2,000 आया और एसपी अपना 12,000 आ जाएगा। दूसरे पर क्या हुआ, दूसरे पर उसे 25% का लाभ प्राप्त होता है, तो ये अपनी वैल्यू 25% हो के 15,000 हो रही, तो वह एक्चुअल में वैल्यू कितनी रही होगी 12,000 रुपये। तीसरे को चेक करते हैं, तीसरे का हमें पता नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन है बोला यदि पूरे लेन देन पर 5% की हानि होती है, 5% की पूरे लेन देन पर हानि हो रही है, तो अपना सीपी कितना आ जाएगा। ये पहले तो हम लोग अपना एसपी टोटल निकालें, कितना है एसपी टोटल 0 0 0 और 5 1 6 2 8 और 3 38,000 रुपये है टोटल अपना एसपी। और यह कब एसपी अपना 38,000 है, जब सीपी पे 5% का नुकसान हो के आया, तो एक्चुअल में सीपी कितना होगा, 5% का नुकसान होके कोई चीज 38,000 में है, तो सीपी अपना कितना होगा 40,000 रुपये, क्योंकि 40,000 का 5% निकालिए, उसको माइनस कर दीजिए 38,000 आ जाएगा। तो अपना सीपी इन तीनों का टोटल है 40,000 रुपये, और पहले का 10,000 है, दूसरे का 12,000 है, तो तीसरे कितना होना पड़ेगा 18,000, तभी तो टोटल 40,000 होगा। तो अपना 30 का बी करेक्ट हो गया। ओके थैंक यू, सेट नंबर 23 अपना कंप्लीट हो गया। आज से हमारे यूपीएसआई के सेट नंबर 1 से 23 कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो के किसी भी सेक्शन पे या किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना इशू रेज कर सकते हैं, या तो हमारा डिस्कशन ग्रुप है उस पर जुड़कर अपना इशू डिस्कस कर सकते हैं। ओके थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेट पे, सेट नंबर 24 पे।